बीबीसी से बात करते हुए इंडियन आर्मी में रहे मेजर जनरल अशोक मेहता रिटायर्ड ऑपरेशन थंडरबोल्ट से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। किस्सा यूं है कि जब इस ऑपरेशन की सफलता की खबर इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन को मिली, उन्होंने विपक्ष के नेता मेनाहिम बेगिन को बधाई और खुशखबरी देने के लिए बुलाया। बेगिन शराब नहीं पीते थे, इसलिए बोले कि मैं चाय पीकर इस खुशी को सेलिब्रेट करूंगा। इसके बाद राबिन ने गिलास में सिंगल मॉल्ट शराब लाए और बेगिन से बोले, समझ लीजिए आप रंगीन चाय पी रहे हैं। बेगिन ने खुशी खुशी गिलास थामते हुए कहा, जो आज हुआ है ना पहले हुआ था ना आगे होगा, इसलिए आज के दिन मैं कुछ भी पी सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे दुनिया के सबसे हैरत अंगेज कमांडो मिशन की कहानी, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अंजाम दिया था। आज तारीख के 500 एपिसोड्स भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप सभी को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लंबे सफर में हमारा साथ दिया और आशा है कि आगे भी जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का तारीख। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1976 की तारीख से। रविवार का दिन था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट नंबर 139 प्लेन में क्रू को मिलाकर कुल 259 लोग थे, 259। प्लेन का डेस्टिनेशन था पेरिस, लेकिन रास्ते में वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में उतरता है। एथेंस से जैसे ही प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी, एक बड़ी गड़बड़ हुई। प्लेन के पायलट कैप्टन मिशेल बाकोस ने कुछ तेज आवाज़ें सुनी। उन्होंने मुख्य इंजीनियर को भेजा, जो फ्लाइट इंजीनियर था। जैसे इंजीनियर ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला, सामने एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में हथगोला लिए खड़ा था। इस शख्स का नाम था विल्फ्रेड बॉस। उसके साथ में एक लड़की भी थी। दोनों तेजी से कॉकपिट के अंदर घुसे और प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। विल्फ्रेड बॉस ने पायलट से प्लेन लीबिया की ओर मोड़ने को कहा। प्लेन अब अपने डेस्टिनेशन से दूसरी दिशा में जाने लगा, लेकिन कहाँ, ये बात न पायलट को पता थी न यात्रियों को। कुछ घंटे बाद प्लेन एक एयरपोर्ट पर उतरा। प्लेन का दरवाजा खुला और भारी भरकम काया वाला एक शख्स प्लेन के अंदर घुसा। यात्रियों ने जैसे ही उसे देखा, उन्हें समझ आ गया वो पूर्वी अफ्रीका के देश युगांडा पहुंच चुके हैं। प्लेन में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं, युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन दादा था। ईदी अमीन, जिसे युगांडा का कसाई कहा जाता था, जिसने लाखों लोगों को मरवा डाला। बातें यहां तक चलती थी कि वो शवों के साथ एकांत में रहना पसंद करता था। अब यहां दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, प्लेन किसने हाईजैक किया और क्यों किया? दरअसल प्लेन के दो मुख्य हाईजैकर जर्मनी के एक आतंकवादी संगठन रेवोल्यूशनरी सेल्स आरजी के मेंबर थे। आरजेड भी बोलते हैं लोग। आरजेड ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन नाम के एक संगठन के साथ मिलकर इस प्लेन को हाईजैक किया था, उसको प्लान किया था। और इनका उद्देश्य था अपने 51 साथियों की रिहाई करवाना, जिनमें से 40 इजराइल की जेलों में बंद थे। अब दूसरा और बड़ा सवाल कि युगांडा का राष्ट्रपति हाईजैकर्स की अवगत क्यों कर रहा है? जवाब यूं है कि ईदी अमीन और इजराइल में कभी बड़ी दोस्ती थी। बल्कि ईदी अमीन जब युगांडा की सेना में मेजर जनरल हुआ करता था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे पैराट्रूपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। आगे जाकर जब उसने युगांडा में सत्ता पलट किया, तब भी इजराइल ने अपने इंजीनियर और टेक्नीशियन भेजकर ईदी अमीन की मदद की। इजराइल से लोग व्यापार करने के लिए युगांडा पहुंचे। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर ईदी अमीन ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया के साथ युद्ध छेड़ा। इस बार भी उसने इजराइल से मदद मांगी, लेकिन इजराइल ने इनकार किया। ईदी अमीन गुस्से से भर गया। उसने सारे इजरायली लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसने लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से नज़दीकियां बढ़ाई। गद्दाफी ने युगांडा को हथियार दिए और बदले में ईदी अमीन ने इजराइल के विरोध में गद्दाफी का साथ देने का वादा किया। उसने अपने देश के यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया और कहने लगा, हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया वो ठीक था। 1976 तक ईदी अमीन इजराइल का कट्टर दुश्मन बन चुका था, इसलिए जब उसे प्लेन हाईजैकिंग का पता चला, उसने खुले हाथों आतंकियों को मदद पेश की। हाईजैक हुआ प्लेन युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतारा गया था। इजराइल में अधिकतर लोगों ने एंटेबे का नाम भी नहीं सुना होगा या कुछ ने सुना होगा, बहुत छोटी माइनॉरिटी है। सरकार परेशान थी। आधिकारिक पॉलिसी के अनुसार वो आतंकियों से कोई बात नहीं कर सकते थे। इजराइल कहा है कि वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट्स। लेकिन इस बार स्थिति विकट थी। प्लेन में 90 के करीब इजरायली नागरिक थे। उनके परिवार वाले किसी भी हालत में अपने लोगों की रिहाई चाहते थे। उन्होंने सरकार पर आतंकवादियों से बातचीत करने का दबाव डाला। अब सरकार के पास 2 दिन का वक्त था। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इन 2 दिनों में हाईजैकर्स ने एक और काम किया। उन्होंने इजरायली और नॉन इजरायली लोगों को अलग अलग कर दिया और नॉन इजरायली लोगों को रिहा कर उनके देश भेज दिया।
इजराइल का दावा है कि हाईजैकर्स का इरादा यहूदी लोगों को गैर यहूदियों से अलग करने का था। हालांकि इस घटना पर किताब लिखने वाले इतिहासकार सॉल डेविड के अनुसार रिहा किए गए लोगों में कुछ यहूदी भी थे, इसलिए ये बात पूरी तरह से सही नहीं कि हाईजैकर्स यहूदियों को निशाना बना रहे थे। बहरहाल इजराइल की सरकार पर हर सेकंड दबाव बढ़ रहा था कि वो अपने लोगों की रिहाई के लिए कुछ करें। इजरायली सेना के कमांडर्स ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात शुरू हुई, लेकिन 4,500 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में ऑपरेशन करना लगभग असंभव था। उनमें से कई को यह भी नहीं पता था कि प्लेन ठीक कहाँ लैंड हुआ है। जिस कमरे में कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी उसके बीचों बीच मेज पर एक बड़ा सा ग्लोब रखा था। एक जनरल ने ग्लोब घुमाते हुए अपने साथी से पूछा कि क्या तुम पक्की तरह जानते हो कि एंटेबे कहाँ है? कई दिनों की प्लानिंग के बाद एक ऑपरेशन की रूपरेखा बनती है। प्लान यूं था कि इजरायली नेवी के कमांडो युगांडा की विक्टोरिया झील में ड्रॉप किए जाएंगे। इसके बाद वो लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे और आतंकवादियों को मार गिराएंगे। अब इसमें बड़ा सवाल था कि इजरायली नागरिकों को वापस कैसे लाया जाता। ईदी अमीन की मंजूरी के बिना यह काम पॉसिबल नहीं था, इसलिए इजराइल की सरकार ने ईदी अमीन को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात ने ईदी अमीन से बात की। यासिर अराफात तब फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने अपना एक सहायक हाईजैकर से मिलने भेजा, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया। इजराइल की तरफ से ईदी अमीन को यह प्रस्ताव भी दिया गया कि अगर वो मदद करें तो अगला नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें दिलवाएंगे। ईदी अमीन ने सारे प्रस्ताव रिजेक्ट किए। उसकी मदद के बिना नेवी का ऑपरेशन संभव नहीं था, इसलिए उसे ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का कारण यह भी रहा कि विक्टोरिया झील में बड़े मगरमच्छ रहते थे, इसलिए उसमें उतरना बहुत खतरनाक भी हो सकता था। इसके बाद एक दूसरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन की प्लानिंग के पीछे एक दिलचस्प वाकया हुआ यूं कि जब इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे, उन्हें एक नक्शे का पता चला। जैसे हमने पहले बताया, एक वक्त में इजरायल और युगांडा के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तब इजरायल की कई कंपनियां युगांडा में काम करती थी। इत्तेफाक से इनमें से एक कंपनी ने एंटेबे एयरपोर्ट की वो इमारत बनाई थी जहां बंधकों को रखा गया था। कंपनी का एक इंजीनियर एक रोज अपने मेज की दराज में कुछ ढूंढ रहा था, तब उसे नक्शा मिल गया, ब्लूप्रिंट। उसने ये जाकर सुरक्षा बलों को दिया और इस नक्शे के बल पर अब इजरायल ने नए रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग की। मोसाद ने रिहा किए गए यात्रियों से जाकर बात की। उनमें से एक को बिल्कुल ठीक ठाक याद था कि हाईजैकर कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार हैं। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद तय हुआ कि इजरायल की एक सैन्य टुकड़ी प्लेन से जाएगी, क्रैक टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर यात्रियों को वापस लाएगी। इस काम के लिए इजरायली सेना की सबसे खास कमांडो यूनिट्स में से एक सेरेट मटकल को चुना गया। इसे लीड कर रहे थे योनातन नेतन्याहू। इन्हीं योनातन के छोटे भाई साल 2023 में इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, एक फार राइट गवर्नमेंट चला रहे हैं। ऑपरेशन तो तैयार हो गया, लेकिन अंजाम देने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, जो हाथ से निकला ही जा रहा था। टाइम ही नहीं था ना, टाइम चाहिए पर टाइम है नहीं। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि वो 1 जुलाई के बाद यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। इजरायली सरकार ने 30 जून को ऐलान किया कि वो हाईजैकर्स से बात करने को तैयार हैं। इस तरह उन्हें 3 दिन की और मोहलत मिली। अब ऑपरेशन की बारी आई। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इजरायल और युगांडा के बीच 4,500 किलोमीटर की दूरी थी। अब ये 4,500 किलोमीटर आपको लगता है कि मोसाद के लिए कम होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है कि दुनिया की किसी भी एजेंसी, चाहे उसमें कितना भी हुनर हो, भारत का नॉर्थ साउथ जो डायगोनल है वो भी इससे लगभग 1000 किलोमीटर कम है। तो आप सोचिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी, उससे भी बड़ा डिस्टेंस जाना है, आना है, ऑपरेशन करना है, प्लेन में जाना है, वहाँ पे वापस भी आना है, और कोई विमान बिना रिफ्यूल किए इतनी लंबी यात्रा कर नहीं सकता था जो इजरायल के पास था। इजरायल के पास मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भी नहीं थी कि चलते चलते हवा में ही तेल भरें। ऐसे में उन्हें यात्रा के बीच में पड़ने वाले किसी देश से मदद की ज़रूरत थी, और ऐसे देश से मदद की ज़रूरत थी जो ईदी अमीन को ना बता दे कि ऑपरेशन हो रहा है। केन्या इस मामले में इजरायल की मदद कर सकता था, लेकिन उनकी सरकार भी ईदी अमीन को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब केन्या के बहुत से लोग युगांडा में काम करते थे। केन्या की सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे ब्रूस मैकेंजी ने केन्या के राष्ट्रपति को इजरायल की मदद करने के लिए मना लिया। इसके अलावा मोसाद ने केन्या की जमीन का इस्तेमाल एयर सर्विलांस के लिए भी किया। एक प्लेन भेजकर एंटेबे एयरपोर्ट की तस्वीरें ली गई ताकि सबकी पोजीशन मालूम हो। एक रिकॉनेसेंस मिशन जिसको कहते हैं, वो चलाया गया। इसके बाद आई 3 जुलाई की तारीख। इस रोज ईदी अमीन युगांडा से बाहर गया हुआ था। दोपहर 1:20 पर 2 लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस विमान मिशन के लिए रवाना हुए। आज मॉडर्न इंडिया जो है 2023 का, उनके पास ये विमान हैं।
एनीवेज, हम इजराइल के C-130s की बात कर रहे हैं। इनमें से एक के अंदर 200 कमांडो थे, एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां थी। इनके पीछे एक तीसरा प्लेन भी था जो खाली था। इनके पीछे पीछे चल रहे थे 2 बोइंग 707। ये सभी हवा में सिर्फ 40 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे ताकि युगांडा के पड़ोसी देशों में जो रडार हैं उनकी पकड़ में ना आए। हर प्लेन का अपना एक अलग मिशन था। एक प्लेन खाली रखा गया ताकि यात्रियों को वापस ले जा सके। एक बोइंग 707 केन्या में लैंड किया गया, इसे एक हवाई अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाना था। दूसरा बोइंग 707 एक कमांड पोस्ट की तरह काम कर रहा था जो पूरे ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। अब बात उस मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियों की जो पहले विमान के अंदर रखी थी। इन्हें क्यों लाए वहां से? मोसाद को मिली इंटेलिजेंस के अनुसार ईदी अमीन ऐसी ही एक काली मर्सिडीज का इस्तेमाल करता था और उसके पीछे लैंड रोवर में उसके गार्ड्स रहते थे। प्लान यूं था कि कमांडोज का एक ग्रुप इस मर्सिडीज में बैठकर टर्मिनल की तरफ जाएगा ताकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सुरक्षा बलों को लगे कि ईदी अमीन किसी यात्रा से वापस आ रहा है। इस तरह वो लोग उस इमारत के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते थे जिसमें बंधकों को रखा गया था। पहला हरक्यूलिस 11 बजे रात के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके पीछे का रैंप पहले से खोलकर रखा गया था ताकि गाड़ियां और कमांडोज जो हैं वो जल्द से जल्द उतारे जा सकें। काली मर्सिडीज में बैठकर पहली यूनिट पुराने टर्मिनल की तरफ बढ़ी जहां बंधकों को रखा गया था। एक यूनिट ने रनवे को संभाला ताकि उसे खाली रखा जा सके ताकि वापसी की फ्लाइट को ईदी अमीन के लोग रोक न सकें, क्योंकि कुछ भी आप एक छोटा सा ट्रक भी खड़ा कर देंगे, एक ऑटो रिक्शा आप खड़ा कर देंगे तो प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर सकते। एक तीसरी यूनिट उस खाली प्लेन की रक्षा में तैनात थी जिससे बंधकों को वापस ले जाया जाना था और एक यूनिट का काम था एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को नष्ट करना ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। पूरे मिशन के लिए 1 घंटे की समय सीमा रखी गई थी। अब देखिए ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ। नेतन्याहू की यूनिट मर्सिडीज और लैंड रोवर में आगे बढ़ी, लेकिन शुरुआत में ही उनके प्लान को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि एयरपोर्ट के गार्ड उन्हें राष्ट्रपति का काफिला समझ लेंगे जो ये 3 गाड़ियां चल रही, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें देखते ही रुकने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोसाद से एक गलती हुई। उन्हें नहीं पता था कि ईदी अमीन ने कुछ दिनों पहले ही अपनी गाड़ी बदल ली थी और अब वो काली नहीं सफेद मर्सिडीज से चलता था। नेतन्याहू के पास वक्त नहीं था। उन्होंने गार्ड्स पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन इस चक्कर में उनसे एक और गलती हुई। गोली चलाने से पहले बंदूक में साइलेंसर नहीं लगाया जा सका, लिहाजा गोली की आवाज़ पूरे एयरपोर्ट में सुनाई दे गई और युगांडा के जो गार्ड्स थे वो सतर्क हो गए। इजरायली फोर्सेस के पास जो सरप्राइज फैक्टर था खत्म हो गया, जो कि सबसे बड़ा हथियार होता है आपका। अब उन्हें और भी तेजी से काम करना था, इसलिए सभी कमांडो तेजी से पुराने टर्मिनल की तरफ दौड़ गए इजराइल के। उन्होंने मेगाफोन से घोषणा की कि सब नीचे लेट जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं। जा मैमूनी नाम का एक 19 साल का लड़का वक्त पर नीचे नहीं झुक पाया और गलत फहमी में उसे गोली लग गई। 2 और बंधकों को भी गोली लगने से उनकी जान गई। इन सभी को एक कमरे में रखा गया था जिसमें सिर्फ हाई जैकर्स के लीडर विल्फ्रेड बॉस को जाने की इजाजत थी। एक बंधक ने बाद में बताया कि जब गोली चली, गुस्से में विल्फ्रेड ने अपनी राइफल हमारी तरफ तान दी, लेकिन कुछ ही देर में उसका इरादा बदल गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने कभी भी बंधकों को मारने की कोशिश नहीं की और सिर्फ इजरायली सैनिकों की तरफ गोली चलाता रहा। सॉल डेविड अपनी किताब में लिखते हैं, विल्फ्रेड बॉस चाहता तो बंधकों को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बात का फायदा इजरायली फोर्सेस को मिला। फुर्ती से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने विल्फ्रेड बॉस और उसके 7 साथियों को मार गिराया। इस काम में सिर्फ 6 मिनट लगे और इतनी देर में युगांडा के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इजरायली फोर्सेस ने जवाब दिया, उनका भी। इजरायली फोर्सेस के साथ 20 मिनट चली मुठभेड़ में युगांडा के 45 सैनिकों की जान गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने जल्दी जल्दी बंधकों को विमान में बैठाया और रवाना कर दिया। एक दूसरी यूनिट ने एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को नष्ट किया युगांडा के, ताकि उनका पीछा ना हो सके। इसके बाद वो लोग भी अपने विमान में बैठे और वापस लौट आए और ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरा हो गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को विदेशी जमीन पर हुआ दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और खतरनाक कमांडो मिशन माना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजराइल में इसे ऑपरेशन यूनातन के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान यूनातन नेतन्याहू वो इकलौते सैनिक थे जिनकी जान गई। एक बंधक को बचाते हुए उन्हें गोली लगी और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही दम तोड़ दिया। इस मौत ने उन्हें इजराइल में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इजराइल आज भी उन्हें अपने सबसे बड़े हीरोज में से एक मानता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट का ये शानदार किस्सा लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जत्ते ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए ललन टॉप और बनाए रखिए तारीख पर अपना प्यार भी।